के मिश्रण से बने हैं, एक ही मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें ये बात पता चलता है, हम उल्काओं का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ठीक, बहुत से ग्रहणों को इकट्ठा होने से ग्रह बने। अब बहुत सारे ग्रहण अगर इकट्ठा हो जाए तो एक ग्रह का क्या होता है, निर्माण होता है। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रकार के अनुरूप है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उनको इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थों को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगे। तुरंत बाद ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। ठीक, वो नहीं, आंशिक रूप से कैसी अवस्था में रह गई, द्रव अवस्था में रह गई। और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होने लगे। ठीक, तो जिनका घनत्व, ऐसे पदार्थ जिनका घनत्व ज्यादा था वो नीचे चले गए। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। आप लकड़ी के कुछ टुकड़े ले, लकड़ी का कुछ हिस्सा ले और कुछ पत्थर के टुकड़े ले, ठीक, और लकड़ी और पत्थर को आप क्रमशः करके किसी पानी के स्रोत में, किसी पानी के बर्तन में गिराएं तो आप क्या देखेंगे कि जिन वस्तुओं का घनत्व ज्यादा है वो नीचे चले जाएंगे और जिन वस्तुओं का घनत्व कम है वो ऊपर रहेंगे। इसी प्रकार आपको समझना है कि जो स्थल मंडल है ऐसे ही तत्वों के निर्माण से बना है। ऐसे तत्व जिनका घनत्व अधिक था वो नीचे सतह में चले गए और जिनका घनत्व कम था वो ऊपरी भाग में रह गए। तो कम घनत्व वाले और अधिक घनत्व वाले पदार्थों के योग से ही स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। अब एक बात को ध्यान रखिए बेटा, आप जितनी गहराई में जाए, ठीक, तो गहराई में जाने पर जिन पदार्थों से स्थल मंडल का निर्माण हुआ है, तो आप जितना नीचे चले जाते, जितना गहराई में जाते रहते उनका घनत्व बढ़ता रहता है। ठीक, और यही कारण है कि पृथ्वी की जो अंतिम परत होती है उसमें अधिक घनत्व वाले पदार्थों की अधिकता होती है। ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें घनत्व अधिक होता है। तो ये स्थल मंडल के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ निचली सतह पे चले गए और जिनका घनत्व कम था वो ऊपरी सतह पे रह गए। अब पृथ्वी का जो निर्माण है वो कई परतों के रूप में हुआ है। जैसे पृथ्वी के धरातल से क्रोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं। क्रोड़ क्या है, आप सोच रहे हो, क्रोड़ कई बार इसका जिक्र आया। क्रोड़ का होता है पृथ्वी की अंतिम परत। पृथ्वी की अंतिम परत किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है क्रोड़ नाम से। यानी पृथ्वी की जो अंतिम भाग है वो क्रोड़ कहलाती है। ठीक, और क्रोड़ तक कई सारी परतें पाई जाती हैं। अब परतें कौन कौन सी है, तो आप पृथ्वी के धरातल से क्रोड़ तक जाएंगे, अंतिम परत तक जाएंगे तो आपको कई परतों से होकर गुजरना पड़ेगा। वो कौन कौन सी परतें हैं आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं धरातल। धरातल के बाद पहले आपका आएगा भूपर्पटी, फिर आपका आएगा प्रवाह, फिर आएगा आपका अंतिम बाह्य क्रोड़, फिर आएगा आपका अंतिम क्रोड़। ठीक, तो ये वो परतें हैं जब आप धरातल से पर्पटी, प्रवाह, बाह्य क्रोड़ और अंतिम क्रोड़ होते हुए कहाँ जाते हैं, क्रोड़ होते हैं। तो
पृथ्वी की धरातल से करोड़ तक जाने तक हमें क्या करना पड़ता है, कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपसे मालूम किया जा सकता है कि धरातल से हमें करोड़ तक जाने तक किन परतों से गुजरना पड़ेगा, भूपर्वती, प्रावार, बाह्य करोड़ और अंतिम करोड़। अब वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास कैसे हुआ? स्थलमंडल तो मैंने आपको बताया घनत्व के आधार पर भारी और हल्के घनत्व वाले पदार्थों के संयोग से आपका क्या बन गया, स्थलमंडल बन गया। ऐसे ही वायुमंडल और जलमंडल, वायुमंडल और समझेंगे। वायुमंडल क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि वायुमंडल में गैसें, धूल के कण और जलवाष्प पाए जाते हैं। इन तीनों के संयोग को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। समझेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। ये दो महत्वपूर्ण गैसें हैं, दो और बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया। नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, ठीक। और आपकी नाइट्रोजन क्या होती है, वृद्धि करने में सहायक होती है, और ऑक्सीजन को हम जीवनदायिनी गैस के रूप में जानते हैं। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको इससे पहले को समझाया। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल गैसों का ह्रास होता है, और दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप व जलवाष्प से वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया है, और तीसरी अवस्था में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित कर दिया। ये 3 अवस्थाएं हैं जिससे वायुमंडल के विकास का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। अब हमको जलमंडल के विषय में समझना है। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का क्या हुआ, उद्भव हुआ। अब इस वायुमंडल के बनने से जो गहरे स्थान थे, उसमें कुछ क्रियाओं के द्वारा लंबे समय तक वर्षा होती रही इस पृथ्वी तल पर, और बारिश होते रहने के कारण जो गर्त थे, जो गहरे स्थान थे, उनमें पानी इकट्ठा, पानी भरने के बाद वो स्थान जलमंडल के रूप में जाने लगे। उनकी हम पहचान किस रूप में करने लगे, जलमंडल के रूप में करने लगे। एक लाइन से आप समझ रहे हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुल जाने से तापमान में और अधिक गिरावट आई, फलस्वरूप अधिक संगम व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने, यानी जलमंडल का क्या हुआ, विकास हुआ। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। महासागरों को बनने में कितना समय लगा, 50 करोड़ वर्षों का क्या लगा, समय लगा, ठीक। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। कितने हैं, 400 करोड़ पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। जीवन का विकास कब आरंभ हुआ, 380 करोड़ साल पहले। कैसे हुआ, ये आगे आपको मैंने बताया है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम इससे चर्चा करेंगे।